नमस्कार दोस्तों, जन आवाज के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो उत्तराखंड कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, ये रहे हैं पूर्व उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी व पूर्व संयोजक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री देवेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आप एक अधिकारी रहे, ओएनजीसी में आप कार्यरत रहे, तो आपका वहाँ भी संघर्ष रहा, तो जीवन में ऐसी क्या तब्दीलियाँ आई, ऐसे क्या मोड़ आए, घटनाक्रम आए जो आपने अपना जो ओएनजीसी का कैरियर है उसको कंप्लीट करने के बाद आपने राजनीति में प्रवेश ले लिया? जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। राजनीति हो, सेवा हो, सरकारी सेवा हो, या हम सामाजिक जीवन में रहते हैं, तो हमारा एक अपने जीवन के साथ साथ, अपने परिवार के साथ साथ, अपने मोहल्ले के साथ साथ एक इनबिल्ट क्वालिटी आदमी की होती है। उसका स्वभाव होता है, उसका नेचर होता है कि वो खुद के लिए तो कुछ करे ही, बढ़ता ही आगे, लेकिन समाज के लिए भी कुछ करे। ये हमारे संस्कार होते हैं या फिर भगवान की दी हुई कुदरती इनबिल्ट एक गुण है जो अपने आप ही आगे आता है। जैसे हम कहते हैं मर्सी इज़ द वर्च्यू, मर्सी इज़ द वर्च्यू विच ड्रॉप्स ऑटोमेटिकली। जब हमको किसी पे दया आती है तो वो हम किसी को पूछ के नहीं करते हैं, तो अंतर आत्मा की आवाज़ आ जाती है कि यार ये परिस्थिति इसकी ठीक नहीं है, ये किसी मुसीबत में मदद की जाए। तो वो मदद की भावना जब आती है तो हम समाज सेवा, जनसेवा की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा जो जीवन का पिछले 2 पड़ाव रहे, स्टूडेंट लाइफ और साथ में सर्विस का जो हमारा टेनर रहा है, वो दोनों इसी भावना से चलते रहे। कॉलेज लाइफ में पुराने समय की बात है, तब भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार ये मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो ये भी आगे बढ़े, इसको दिक्कत ना आए, तो हम एक कदम मदद के लिए उठा लेते हैं। वो हमारी इनबिल्ट क्वालिटी बन जाती है, एक आदत सी बन जाती है कि भाई कुछ ना कुछ किया जाए। उसी बात को लेके हम सर्विस में उतरे। हमने सर्विस भी अच्छे से की है, और सर्विस में जो हमारी सारी बाउंडिंग होती हैं, रूल्स रेगुलेशन वगैरह वगैरह, उसको भी एक पॉजिटिव वे में निभाते हुए हमने इस संस्कार को आगे बढ़ाया। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी उपक्रम हैं सरकार के, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैं, जो लाभ कमाती हैं, उनको भी एक सरकार की तरफ से एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपना काम तो करिए, मुनाफा भी कमाइए, देश के एनर्जी सेक्टर हो, फाइनेंशियल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उसको तो आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी भी आपको दी जाती है कि आप समाज के उस तबके के लिए काम करें जिनको जीवन में सुधार लाने की ज़रूरत है। तो मेरा विभाग ओएनजीसी, जहाँ मैंने नौकरी की है लगभग 36 साल 37 साल, तो वहाँ पर भी ये सारे कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलते रहे हैं, और मुझे सौभाग्य मिला। ये मैं सौभाग्य समझता हूँ कि मैंने वो जिम्मेदारी जब मुझे मिली, तो मैंने अपने जो एक आदत है, जो एक इनबिल्ट क्वालिटी है, ये संस्कार हैं, उसके आधार पर ड्यूटी को निभाते हुए ईमानदारी से, एक बहुत ईमानदारी से और काबिलियत के साथ मैंने उसको पूरा किया। और जो सरकार का दायित्व था कि जो हमारे उपक्रम के जहाँ हमारे साइट्स हैं, जहाँ हमारे काम चलते हैं, फैक्ट्री हैं, या हमारा सर्वे चलता है, जहाँ जहाँ हमारे कार्यक्रम हैं, उससे जो लोग प्रभावित होते हैं, उनको हम कुछ न कुछ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, जो विकास कार्य उनके जीवन को उठा सकते हैं, वो कार्यक्रम हमने चलाए। और ये मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि भारत की जितने भी कंपनी हैं, नवरत्ना कंपनी भी हैं, ओएनजीसी उसमें सर्वोपरि रहा है, जिसने अपने मुनाफे के, प्रॉफिट के पैसे में से बहुत कुछ इस देश को दिया है। जी, तो जब ओएनजीसी में रहे और कई आपने सामाजिक योजनाओं पे काम किया, और आपको बहुत सारे अधिकारियों के साथ और जनता के साथ रूबरू होने का, इंटरेक्शन होने का मौका मिला, तो अब आपके पास कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आप धरातल पे कांग्रेस के माध्यम से जनहित में लेके आना चाहते हैं, जिससे जनता लाभ पाए? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा देश का विकास है। हर दल, हर स्टेज पे कोई भी सोशल लीडर हो, राजनीतिक लीडर हो, वो यही बात करता है कि भाई हम विकास
चाहते हैं, विकास करेंगे, विकास की बात करते हैं, लेकिन वो विकास कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई के बाद, लड़ाई लड़ते लड़ते देश को आज़ादी दिलवाने तक, और उसके बाद भी सत्ता जो है कांग्रेस को मिली, लेकिन एक जो कंटिन्यूएशन देश प्रेम, राष्ट्रवाद और देश के विकास को एक स्वावलंबी बनाने की और विश्व पटल पर स्थापित करने की जो एक सोच और नीतियां थी, उसको कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद भी उसको बखूबी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, संविधान के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू उसको अपनाया, और अपनाने के बाद में जो देश को मिला, उसका विकास देश का जो हुआ है, हम हर क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति बनकर विश्व पटल पर उभरे हैं। आज कांग्रेस के सामने हो या किसी अन्य दल के सामने हो, वो सारी चीज़ें देश हित में अगर हम सोचते हैं तो उनको आगे बढ़ाना अति आवश्यक है। हमारी जो जन सेवा की सुविधाएं हैं, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी है, जो हम युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को या किसी भी समुदाय के प्रति विकास की नज़रिए से कुछ सोचते हैं, आज उन सब योजनाओं को, बातों को, उन कार्यक्रमों को एकदम, जिसको हम कहते हैं ना कि ज्वलंत मुद्दों की तरह से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और हम कांग्रेस कांग्रेस की पूरी पार्टी प्रदेश स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे हम कमिटेड हैं। हम बिल्कुल उसको पक्का करके लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और हम उस पर काम करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो हम उनको यथावत लागू करते हुए इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप प्रदेश के पूर्व संयोजक रहे, आप प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष रहे, वर्तमान में भी आप अपना योगदान कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। आपके पास मिशन 2022 कांग्रेस फतेह कर ले, इसका कोई फॉर्मूला है जो आप चाहते हैं कि ये धरातल पे उतारा जाए और कांग्रेस विजय की ओर अग्रसर हो? आज आप देखेंगे उत्तराखंड प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जो वातावरण है, एक अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में हो, एक कहावत है कि वो बिल्ली दो बिल्लियां लड़ती हैं और बंदर रोटी खा जाता है। सेम सिचुएशन आज देश में है। जनता को पता ही नहीं लग रहा है कि देश में हो क्या रहा है। नीतियां या कोई कार्यक्रम हमारे लिए बन रहे हैं या हम बस एक दूसरे की खिंचातानी में लगे हैं। तो आज ऐसे माहौल में हम माने कांग्रेस जन और कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी प्रदेश स्तर पर हम बहुत साफ एक नज़रिया लेके पहले से ही चले आए हैं और आज भी हमारा नज़रिया साफ है। सामाजिक सौहार्द अगर कहीं खराब हुआ है, उसको सुधारने की पुरजोर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने बाखूबी कोशिश की है। आज प्रदेश में एक सौहार्द का माहौल बरकरार है, पहला। दूसरा, हम विकास की योजनाएं जो हम लाए थे, आपको याद होगा जो पिछली हमारी हरीश रावत जी की सरकार थी, उसमें हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर विषय पर नीतियां बनी, उनको इम्प्लीमेंट किया गया। उनका लाभ मिलना जनता को काफ़ी हद तक मिला, लेकिन बाद में जब सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार भाजपा की आई, वो सारी की सारी स्कीमें ठप कर दी गई। मैं आपको एक दो उदाहरण दे दूं। मातृत्व की जो योजनाएं हमारी बच्चा पैदा होने के दिन से और अंतिम दिन तक उसके भरण पोषण की जो भी योजनाएं हमने की थी, हरीश रावत जी की सरकार में चालू की थी, आज वो बंद हैं। बच्ची पैदा होगी, उसकी शिक्षा के लिए, उसके अच्छी परवरिश के लिए 5 साल तक के लिए हम उसको 6,000 रुपये देते थे। उसके बाद उसकी पढ़ाई का 12वीं तक की हमने शिक्षा फ्री की है। उसकी शादी होगी तो हम 51,000 रुपये उसके गरीब लोगों को उसकी शादी में मदद करते हैं। फिर उसका गृहस्थी चलती है, उसमें 10 वो हैं स्वास्थ्य की और उनकी जो जच्चा बच्चा वाली सुविधाएं, कितनी सुविधाएं हमने चालू की हैं। आज तो आप देखते हैं सड़क में, रास्ते में, हॉस्पिटल जाते जाते, हॉस्पिटल ही नहीं है, जाते जाते ही प्रसव हो रहा है।
तो ये स्थितियां जो बिगड़ी हैं, एक क्षेत्र की मैंने बात की है और समय मिलेगा तो आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन ये जो एक अंधकार जनता के सामने आया है, आज जनता उस अंधेरे को महसूस कर रही है। और हम हर क्षेत्र में, शिक्षा का हो, शिक्षा में बहुत विसंगतियां हैं, नीति नहीं है, स्थानांतरण की नीति नहीं है, टीचर कैसे हों, क्या उनकी योग्यता हो, ये सारी चीज़ें काम करने की हैं। हमारे समय में होता था। स्वास्थ्य में स्वास्थ्य कर्मियों की, अस्पतालों की कमी, जो कोरोना काल में बहुत ही जान चली गई जिसके अभाव में, आज वो कमियां हमारे सामने खड़ी हैं। हमको नए अस्पताल भी बनाने होंगे, प्रशिक्षित स्टाफ, डॉक्टर, उनको एक विधिवत तरीके से नियुक्त करके और एक जिम्मेदारी के तौर पर उनको सारी ड्यूटियां दे के जनता तक उसका लाभ पहुंचाना जरूरी है। हम कृषि के क्षेत्र की बात करते हैं, छोटा प्रदेश है, गन्नों का पैसा नहीं मिला, गन्ना का पैसा नहीं मिल रहा है। भाव हमारी सरकार ने जो निर्धारित किए थे, एमएसपी की बात हम करें तो प्रदेश का गन्ना वगैरह का 10 रुपया 5 रुपया बढ़ाया है, लेकिन हमारे यहाँ तो 80-85 रुपए की बढ़ोतरी हमने की थी। तो उस एवज में, उस अनुपात में आज किसानों को भी राहत की ज़रूरत है। आत्महत्याएं की हैं किसानों ने, व्यापारियों ने आत्महत्याएं की हैं। अभी इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करते हैं, ऋण दिया जाएगा आपको, लेकिन अगर ऐसा होता और ये सार्थक रूप से चालू किया होता तो व्यापारी लोग आत्महत्या नहीं करते। तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़क, पुलिया, नदियों के पास पुश्ते बनाना या और जो भी सुविधाएं, जन सुविधाएं हैं, वो सारी ठप हो गई हैं। हमने स्मार्ट सिटी की बात करके लोगों का ध्यान चौराहे पे लगे हुए जो वो टीवी लगे हैं उनकी तरफ लगा दिया, हम स्मार्ट सिटी बन गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये स्मार्ट सिटी बनने के कोई भी कहते हैं ना, कोडिफिकेशन नहीं है। स्मार्ट सिटी जब तक हमारा मानव संसाधन, हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारे युवा, हम लोग स्वस्थ नहीं होंगे तो बाकी चीज़ों का लाभ किसके लिए। आज हमारा कांग्रेसजनों का यही सवाल है कि जब हर आदमी परेशान है तो आपका विकास किसके लिए है और कहाँ हुआ है और कैसा हुआ है, वो हमारा प्रश्न मौजूदा सरकार से भी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे भोली भाली जनता के साथ राजनीति स्मार्टनेस कर गई। आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, हम जाते हैं रोड पे देखते हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार का एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि हमने मेडिकल यानी एमबीबीएस या दूसरे कोर्स करवाने के लिए जो रेट बढ़ाए थे, 2 लाख रुपए सालाने की फीस को हमने 24 लाख किया था। 4 साल तुमने 24 लाख वसूल लिया और आज आपने बड़े बैंड बाजे के साथ उसको फिर 2 लाख कर दिया। तो ये आप इतने अधिकारी रहे, अधिकारी रैंक में आपने काम किया, उत्तराखंड में युवा इतने हैं, आप कुछ ऐसी जनता को, कोई ऐसा इंडस्ट्रियल, कोई ऐसी आपके पास योजना है जो आपको लगता है कि धरातल पे उतरे तो युवाओं को रोजगार मिले? क्योंकि उत्तराखंड 2 चीजों से जूझ रहा है, एक है पलायन और एक है रोजगार का ना होना, बेरोजगारी। और बेरोजगारी होने की वजह से जनता पलायन कर रही है, तो इसका तोड़ क्या है आपके पास? एग्जैक्टली। देखिए, रोजगार हर जगह पैदा किया जा सकता है। हरीश रावत सरकार ने हरिद्वार में घाट क्षेत्र बनाया, इंडस्ट्री के लिए उसको नियुक्त कर दिया। वहाँ पर इंडस्ट्री खुलेंगी, वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलेगा और नए नए उत्पाद हमारे प्रदेश से रिलेटेड हों या एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक भी हम जाएंगे तो उसमें जो युवाओं को, महिलाओं को, रोज के जो कामगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। वो जो हमारा एक बुनियाद रखी हुई थी वो वहीं की वहीं रह गई। उस पर मौजूदा सरकार ने शायद वहाँ जाकर किसी मंत्री संतरी ने देखा भी नहीं होगा, नंबर 1। दूसरा, आज आप देख रहे हैं कि जो हमारा एस्टेट है या निर्माण वाले जो कार्यक्रम हैं सारे बंद पड़े हैं। एक समय था कि यहाँ पर बुकिंग होती थी फ्लैट्स की, जो भी हमारे बिजनेस सेटअप होते थे, बनते थे, बुकिंग होती थी, मिलता नहीं था। आज लोग ढूंढ ढूंढ के घूम रहे हैं, कोई खरीदार नहीं है, पैसा लोगों के पास है नहीं, रोजगार है नहीं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हमको वो सारी चीज़ें जनरेट करनी होंगी और जनरेट करने के लिए यही होगा जिसके पास विजन है, जो इन रोजगार की और इन बिजनेस की, जिसको आप कह रहे हैं कि भाई रोजगार उन्मूलक
जो योजनाएं हैं उनको लाना बहुत ज़रूरी है। हम डेयरी में विकास कर सकते हैं, हम पर्यटन में विकास कर सकते हैं, हमारी योजनाएं हैं। और कितने एरिया हैं जिसमें ऑलरेडी सब एक मैप ड्रॉ है, केवल उस पर काम करने की ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी उस पर काम करेगी। विकास इसी तरह से होगा, शिक्षण संस्थाओं को, स्वास्थ्य सेवाओं को, ट्रांसपोर्ट की, रोड की, और जो हमारे एक मशीनरी है प्रदेश की, जो शासन प्रशासन की जो मशीनरी है, उसको चुस्त दुरुस्त करके इन योजनाओं को समयबद्ध तरीके से और एक इनाम, पुरस्कार और दंड के सापेक्ष रिलेट करते हुए लागू किया जाएगा, तो सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो भी एक प्रदेश हित के लिए सोच बनाकर अपना काम करेंगे। और इस वक्त मिशन 2022 उत्तराखंड जोरों शोरों से सब काम कर रहे हैं, तो आप उत्तराखंड विधानसभा के समर में किस जगह से, किस विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर रहे हैं? इस बारे में समर तो शुरू हो गया, आपने सही बताया। चुनाव का समर तो स्टार्ट है। हम लोग सहमति से, अपने पिछले अनुभव के हिसाब से, लोगों से जो सरोकार रहा है, जो हमारे संबंध है, मेरे बारे में जो लोग जानते हैं, समझते हैं, या जिन्होंने मेरे कार्यक्रम को, हमारी टीम के कार्यक्रम को देखा है, जिनको लाभ मिला है, आज उन सब का मंतव्य है कि मैं राजनीति में आऊं और उसी तरह से उनके बीच में रहूं, उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलूं, उनका जो सुख दुख है उसको बांटूं, और जो विकास के मुद्दे आगे आने वाले हैं उनको मैं ईमानदारी से अपने साफ छवि के बल पर, दोबारा से कह देता हूं, अपने साफ छवि के बल पर उनको मैं उनके बीच में उतारूं। जनता की यही मंशा है। तो देहरादून में राजपुर जो विधानसभा है, ये एक सेंटर की, अपनी राजधानी के सेंटर की विधानसभा है, और इसका संबंध लगभग हर विभाग से है। हर विभाग यहाँ पर है, जिला मजिस्ट्रेट से लेके हर विभाग, पुलिस, ये वो सब है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विधानसभा है, समझता हूँ मैं, कि इसमें हमको हर विभाग से, हर डिसिप्लिन के लोगों से, हर तरह के इन जो हमारी मशीनरी के अंग हैं, उनसे तालमेल करके काम करना पड़ेगा, करना चाहिए। मैं अपने को सुटेबल एक महसूस करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। हमने केंद्र में रह के प्रदेश स्तर की सरकारों से भी योजनाएं ली हैं, इम्प्लीमेंट कराई हैं, उनके अधिकारियों से भी हमारा तालमेल ठीक रहा है, चाहे इसे आप हमारी अच्छी बात समझें। लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार के लोग कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में और एक कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या समझदारी की कमी तो है। एक अधिकारी अगर मंत्री की बात नहीं सुन रहा है तो मंत्री के लिए श्रम की बात है, बहुत डूब मरने की बात है। या तो वो अनभिज्ञ है, या वो सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखता है, या फिर वो अपने अहम में उस अधिकारी को उतना सम्मान नहीं दे पा रहा है जो उसे मिलना चाहिए। तो हम उस गैप को बिल्कुल जीरो ख़त्म करके काम करेंगे। और जो मशीनरी, एक सरकारी मशीनरी है, कहते हैं ना, बड़प्पन उसी में है कि अपनी बात को अपने सहयोगी साथी, छोटे से भैया भाई करके अपने काम को करवा लिया जाता है। यही बड़प्पन है, और घर में एक सीनियर और बड़ा होने का यही एक पहचान है। तो आपने बहुत खूब बात कही कि बड़ा आदमी वो होता है जो छोटे आदमी को कभी छोटा महसूस ना होने दे। तो आप इस वक्त जो हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको आप क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे हर कार्यकर्ता का मनोबल बहुत ऊंचा रहे, और वही ऊंचा जो मनोबल है वो 2022 में विजय का रास्ता खोले? आपका क्या संदेश है उत्तराखंड के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को चुनाव के संबंध में 2022 के? मेरा मानना है, आज कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, एक कहावत और मैं आपको कह दूं, आप भी
अर्जुन तुझे क्या दिखता है? अर्जुन को मछली की आंख दिख रही है, उसे न तो कढ़ाई दिख रही है न तेल दिख रहा है। आज हमारे एक एक कार्यकर्ता को भाजपा की वो सारी गलत नीतियां, कुरीतियां और उनका जो प्रदेश के प्रति रवैया है वो दिख रहा है। उसको टारगेट करना, उसको परास्त करना हर एक कार्यकर्ता का आज उद्देश्य है। और कमर कस के छोटे से लेकर बड़े तक, पदाधिकारी तक, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप ही लीडर्स कहूँगा, वो भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उनकी भी किस अपनी उम्र का, अपने थकान का, बारिश का, सर्दी का उन पर भी कोई असर नहीं है। आज हमें प्रदेश हित में वो सारी चीज़ें नकारनी है जिनसे प्रदेश पीछे की तरफ धकेला गया है। बहुत खूब, आपने यही कहा कि कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त अर्जुन की तरह एकाग्र हो जाएं और उत्तराखंड की समस्याओं को मछली की आंख की भांति उसका भेदन करें और विजय की ओर आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्री देवेंद्र सिंह जी कि आपने अपनी बात रखी और आपने अपना संदेश कार्यकर्ताओं को दिया और आपने अपनी बात प्रबलता से रखी, हृदय की गहराइयों से रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।